का हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी जी इस वक्त मौजूद हैं। हम उनका रुख करते हैं। बाबूलाल मरांडी हमारे साथ, राजेश राज हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी जी। राजेश, स्वागत है आपका और आप बातचीत का सिलसिला शुरू करिए। और कितने विश्वस्त हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर कहा जाए तो चेहरा है वो। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी झारखंड के कद्दावर नेता हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई तो सबसे पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव बाबूलाल मरांडी को हासिल है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिनके नेतृत्व में झारखंड का संपूर्ण चुनाव लड़ा गया। और अभी बाबूलाल मरांडी एक्सक्लूसिव रांची में मौजूद है डीडी न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। हम आपको उनसे सीधा रूबरू कराते हैं। मरांडी साहब, सबसे पहले तो डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, आपके सभी दर्शकों को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई। हम लोग आपके साथ सुबह सुबह इस महा कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कई बार सच और कई बार गलत के बीच होते हैं, कई बार सच भी होते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं। जो नतीजे दिखाए गए हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनते हुए भी दिखाई गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की वापसी के भी संकेत हैं। कैसे आप देखते हैं? देखिए, एग्जिट पोल अपनी जगह पर है, उस पर हमें कुछ भी टिप्पणी नहीं करते हैं। हम सब लोग चुनाव लड़े तो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और कार्यकर्ता हमारे पोलिंग बूथ तक काम करते रहे हैं। पोलिंग बूथ के स्तर पर जो कार्यकर्ता काम करते रहे, वहाँ से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत आ रही है। हमने संख्या के दृष्टिकोण से भी कहा है कि 51+ सीटें आएगी और एनडीए गठबंधन की यहाँ झारखंड में सरकार बनने जा रही है। आप अपने जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि सरकार जो है हेमंत सोरेन वापसी करेंगे। देखिए, दावे हर कोई करता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आज तो अभी ईवीएम खुलेगा, अभी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कुछ एक देरों के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका बहुत लंबा करियर रहा है, सियासी करियर। आप बहुत लंबे समय से सियासत में हैं। तब और अब में अगर हम देखें तो क्या फर्क आया है? चुनाव प्रचार करने का जो अंदाज है, कार्यकर्ताओं की जो पहुंच है, आप एक बड़े नेता हैं झारखंड के, कितना परिवर्तन आप पाते हैं? नहीं, परिवर्तन तो कुछ हुआ है इस कारण से, जैसे पहले टेक्नोलॉजी का उतना उपयोग नहीं होता था, जैसे सोशल मीडिया है वगैरह वगैरह जितना भी है, अब ये सब पहले नहीं होता था। तो अब वो भी एक प्रचार का बड़ा माध्यम बन गया है, टूल्स हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो है निश्चित रूप से बड़ा है। पहले हम लोग, याद है कि 90 के दशक में जब चुनाव लड़ते थे तो मोटरसाइकिल भी इन्हें गिने होते थे, चुन करके हम लोग भाई बड़ा खुश, साइकिल से पैदल से चलते थे। गाड़ी भी नहीं मिलती थी उस समय, गाड़ी की भी हालत थी, वो पुरानी टेकर वगैरह चलाते थे हम लोग, बहुत मुश्किल से वो भी चलती थी। और आज हर लोगों के हाथ में मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, तो स्वाभाविक है प्रचार पहले सड़कें नहीं हुआ करता था तो सब लोग पैदल और साइकिल का ही सहारा हम लोग लेते थे, उस समय कार्यकर्ता घूमते थे। तो अब आप चारों तरफ देखेंगे कि सड़क है तो गाड़ी से लोग जा रहे हैं, लोगों के पास साधन भी है। तो प्रचार में काफी कुछ परिवर्तन आया, होते जाएगा परिवर्तन आगे भी। अब तो हेलीकॉप्टर का दौर है, सोशल मीडिया से लेकर हेलीकॉप्टर तक का सफर, राजनेताओं के द्वारा धुआंधार प्रचार जो है दोनों तरफ से चला। नहीं, वो स्वाभाविक है। इसे हमने कहा कि एक तो साधनों का भी होना और साधन की भी उपलब्धता, जिसको कहते हैं ना, आज उपलब्ध है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी उन साधनों का उपयोग करते, कोई हम ही लोग उपयोग करते ऐसा नहीं है, सब लोग उपयोग, जो चुनाव मैदान में जो लोग आए हुए हैं तो सब लोग। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि मैं लगातार यहाँ पर संथाल परगना और कोयलांचल के इलाके में मैं घूमता रहा और दोनों तरफ से धनबल के प्रयोग के आरोप लगे।
निशिकांत दुबे जी ने आरोप लगाया ट्वीट करके चुनाव के दिन कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और एनडी गठबंधन के लोग हैं वो पैसे बांट रहे हैं। उधर से भी कई तरह के आरोप लगे। ये धनबल के प्रयोग से लगता नहीं है कि सियासत में जो कार्यकर्ता सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं उनके लिए राहें जो हैं वो थोड़ी आसान नहीं दिखती हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, ये लोग यहाँ सत्ता में, और इसका इन लोगों ने काफ़ी दुरुपयोग किया। पहले से भी लोग कर रहे थे। सरकारी तंत्र का टूल्स की तरह उपयोग करने के लोगों ने भरसक कोशिश किया। कुछ सफल हुए, कुछ नहीं भी हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने उपयोग किया। तो ये मैं मानता हूँ कि समय के साथ कुछ एक समस्याएं आती है, और उसका कारण इतना ही है जो कि वो लोग कोई संगठन पर कोई बहुत बल नहीं देते हैं, इसलिए वो लोग 365 दिन काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है संगठन के लिए। आपने देखा होगा कि रचनात्मक काम भी हम पार्टी स्तर पर बूथ लेवल तक ले जाते हैं। भिन्न भिन्न महापुरुषों की जयंती को हम मनाते हैं तो उस समय भी कहीं पौधा लगाना, कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन करना, या फिर किसी भी प्रकार की आपदा विपदा होता है तो पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय होते हैं। इस चुनाव में सर ये देखा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा या फिर करप्शन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उठाया। बाबूलाल मरांडी को क्या लगता है कि सबसे प्राइम मुद्दा क्या रहा इस चुनाव में? आपने क्या पाया? देखिए, मुद्दा कोई एक नहीं होते हैं, मुद्दा कई एक होते हैं। उसमें से महत्वपूर्ण जो ये 2-3 मुद्दे आपने बताए, एक तो करप्शन है, और करप्शन भी ऊपर से लेकर के नीचे तक सब जगह व्याप्त। जहाँ आम लोगों को जो ज़रूरतें पड़ती है, थाना, ब्लॉक या अंचल, तो आम लोग इससे परेशान रहे। तो आम लोग चाहते थे कि वैसे निजात मिले। ऊपर लेवल के करप्शन में जो बड़े बड़े उद्यमी है, उद्योगपति है, वो भी लोग परेशान थे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक तो करप्शन, इससे जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। और दूसरा हमने कहा कि भाई कानून व्यवस्था है पूरे प्रदेश में बिगड़ा हुआ, तो उसमें माँ बहनें कहीं कोई सुरक्षित नहीं थी। फिर डेवलपमेंट का काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ नौजवानों को जो उन्होंने आश्वस्त किया था 5 लाख नौकरी देने की, भत्ता देने की, कुछ भी किया नहीं। बल्कि जितने भी एग्जाम हुए सब में पेपर लीक हुआ, जीपीएससी हो, जेसीसी हो, और लड़के सड़क पर विरोध करते रहे, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रही। तो ये नौजवान भी दुखी थे। और उसके साथ साथ ये जो घुसपैठ का मामला पूरे प्रदेश में, क्यों सरकार मानने को तैयार नहीं कि घुसपैठ हुआ है, बल्कि उनका राशन कार्ड बनाना, वोटर आईडी बनाना, आधार कार्ड बनाना, उनके नाम से जमीन जायदाद करना, तो ये सारे जो मुद्दे थे कि एक साथ जोड़ता है तो एक बड़ा मुद्दा तैयार होता है। और जनता के बीच ये काम कर रहा था। मैं सीएम की कंस्टिट्यूएंसी में गया था बरहेट में, वहां हमने देखा कि सड़कों के किनारे। हाँ आर्यन, राजेश, एक सवाल स्टूडियो से जरा बाबूलाल जी से जरूर पूछिए, क्योंकि झारखंड की जब लड़ाई की बात होती है तो आदिवासी अस्मिता का बड़ा सवाल होता है। 28 सीटें बहुत महत्वपूर्ण जो आदिवासियों के लिए मौजूद हैं, तो उन 28 सीटों पर जीत का आंकड़ा क्या रहेगा? और दूसरा कि एनडीए की ओर से चेहरा कौन होगा, क्योंकि आज जब नतीजे का दिन है तो ये दोनों सवाल बड़ा मौजूद है। पूछिए जरा 28 सीटों का रुझान उनके हिसाब से और चेहरा कौन? बिल्कुल 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 आर्यन, मैं ये सवाल पूछने ही वाला था। आपने जो कहा मैं बात करने ही वाला था उनसे। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे एंकर हैं आर्यन, वो जानना चाहते हैं कि जो संथाल परगना का इलाका है, जो 28 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल आदिवासी बहुल क्षेत्रों में है, उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने को देखती है? कितनी सफलता की उम्मीद वहाँ दिखाई पड़ती है? देखिए, आप तो कहेंगे कि कुछ ही समय बचा हुआ है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इस बार सबसे अधिक आदिवासी भी दुखी थे, और उसका स्पष्ट कारण जो मैंने बताया कि उस क्षेत्रों में जो घुसपैठ हुआ है, उनको लगता ही नहीं है, जो वास्तविकता है, जो कि आदिवासियों को आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिला हुआ है, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में या सरकारी सेवाओं में। लेकिन आज़ादी के बाद 1951 और 2011 तक जो सेंसस हुआ, तो ओवरऑल झारखंड में 10% की गिरावट आई आबादी में आदिवासियों की, और संथाल परगना में 16% की। अगर 2021 में सेंसस हुआ होता तो शायद और भी कमी आई होगी।
तो ये उनके लिए भी चिंता का विषय है और हम सब लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। तो आज वो लोग भी इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुआ है। तो एक तरफ हेमंत सोरेन मान नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी आबादी घट रही है। तो ये आदिवासी क्षेत्रों में भी हेमंत सोरेन के प्रति आक्रोश स्पष्ट दिख रहा था। आदिवासी अस्मिता का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उठाया। जिस तरीके से आप बता रहे हैं डिलिमिटेशन में उनकी सीटें घट जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है एसटी समुदाय के लिए। नहीं, स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए काफी कुछ काम किया। जैसे अगर हम झारखंड राज्य का ही बताते कि झारखंड राज्य निर्माण के लिए वैसे तो सभी लोग लड़े, लेकिन आदिवासी अग्रिम पंक्ति में रहे। जो कांग्रेस पार्टी के साथ आज हेमंत सोरेन बैठे हुए, उन लोगों ने कभी अलग राज्य नहीं बनाया। बीजेपी की सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बनाया नहीं, यहाँ के लोगों को सम्मान भी किया। फिर आदिवासी मंत्रालय बनाना। आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से ही आते हैं, उनको बनाया, एक सम्मान दिया। आज भी पड़ोस के 2 राज्य है नहीं, जहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आदिवासी मुख्यमंत्री बने। तो आज लोगों को यह साफ दिखता है कि भाई आदिवासियों की बात बोलता भले कम हो, लेकिन काम अधिक कर रहा है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के नामों की चर्चा खूब करते हैं, लेकिन आदिवासियों को कोई सम्मान नहीं देते हैं। सत्ता की राह कहा जाता है कि कोल्हान और संथाल परगना होकर निकलता है। कोल्हान में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव हार गए। इस बार कितनी उम्मीदें हैं आपको संथाल और कोल्हान के इलाके? मैं दोनों जगहों की बता रहा हूँ कि कोल्हान में 14 सीटें थी, पहले एक भी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूँ 14 में भी हम बहुमत में रहेंगे वहाँ पर। और संथाल परगना में 18 सीटें हैं, वहाँ भी सीटें हम बड़ी संख्या में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो झामुमो के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। सरकार बनेगी तो क्या बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, हमने कहा कि भाई बीजेपी के पास चेहरा की कोई कमी नहीं है। उनके पास तो मैं कह सकता हूँ एक ही चेहरा को लेकर के घूम रहे हैं। हमारे पास चेहरा की कोई कमी नहीं है। हमने कहा कि भाई बीजेपी का चुनाव संपन्न हो जाएगा, मतदान हो जाएगा, मतगणना हो जाएगी, उसके बाद विधायकों को बुला लिया जाएगा और विधायक दल की नेता की चुनाव विधायक लोग कर लेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। और फिर आप सब लोगों को भी बुला करके बता दी जाएगी कौन सीएम होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि मैं गया था वहाँ बंगाल के बॉर्डर के इलाके में और बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कंस्टिट्यूंसी में, वहाँ हमने देखा कि खेतों में घर बने हुए हैं और दूर दूर से घर बने हुए हैं। अमूमन जब कॉलोनियाँ बसती हैं तो सड़कें छोड़ी जाती हैं, सीवर छोड़े जाते हैं और लोगों ने बताया कि ये जमाई टोला है और यहाँ पर आधार कार्ड बन जाते हैं लोगों के, मतदाता पहचान पत्र बन जाते हैं। और जब ट्राइबल लोगों से हमने बात की तो उनके अंदर भी ये नाराजगी थी इस बात को लेकर। नहीं, स्वाभाविक है। संथाल परगना जैसे हमने कहा कि 16% की कमी आई है और दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी बढ़ी है, तो ऑर्गेनिक तरीके से तो नहीं बढ़ सकता है इतनी बड़ी संख्या में। तो बांग्लादेश से, बंगाल और बंगाल से फिर संथाल परगना लोग प्रवेश किए, वहाँ जो लोग बसे। जिस दिन भी उसकी पहचान की जाएगी तो पता चल जाएगा। और वो लोग जगह जगह पर इस प्रकार से बसे हैं। सत्ता में आएंगे तो बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे? निश्चित रूप से। अब सब लोगों ने बार बार कहा है, सभी जगहों पर कहा है कि हमारे लिए प्राइम विषय है ये। हाँ, देखिए आर्येंद्र, बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका साफ कहना है कि जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर बांग्लादेशी जो घुसपैठ का मुद्दा है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और यह एक बड़ा प्राइम मुद्दा रहा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उठाने की कोशिश की और इस मुद्दे का कितना असर हुआ यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन बीजेपी को और बाबूलाल मरांडी को यह भरोसा है, ये यकीन है कि राज्य में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, शुक्रिया राजेश। और आपके साथ में बाबूलाल मरांडी जी भी जुड़े थे और आपने विस्तार से बातचीत की, क्योंकि आज झारखंड की सियासत